हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग रिवीजन की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है थर्मल फिज़िक्स। थर्मल फिज़िक्स का पहला टॉपिक है कैलोरीमेट्री। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और ये जो सीरीज़ है रिवीजन की, ये मेनली आईआईटी जेईई और नीट वाले बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। इसके अलावा जो बच्चे 11th में हैं या 12th में हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होने वाला है। कैलोरीमेट्री जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो आईआईटी जेईई मेन और उसके अलावा नीट, इसमें क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेईई एडवांस में इसके क्वेश्चन कम ही आते हैं। 2-4 साल में एक आध बार ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैलोरीमेट्री की अगर हम लोग डेफिनेशन में जाएं, कैलोरीमेट्री जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। कैलोरी माने हीट, मेट्री माने मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ हीट, इससे रिलेटेड जो भी मेजरमेंट होंगे वो आएंगे हमारे इस टॉपिक के अंडर, कैलोरीमेट्री के अंडर। लेकिन इसके अलावा हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हीट का मेजरमेंट होता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स और कैलोरीमेट्री में डिफरेंस क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का भी मेजरमेंट होता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है और क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। बट कैलोरीमेट्री में बेसिकली क्वेश्चन ईजी रहते हैं। कौन कौन से टॉपिक हम कैलोरीमेट्री में पढ़ने वाले हैं? पहली चीज़ है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये 2 चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर और 2 एग्जाम्पल मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक फिजिकल सिचुएशन ले लेता हूँ। एक बीकर ले लिया और उसमें वाटर या कोई भी सब्सटेंस भर दिया जिसका मास है m। अब इसमें अगर हम कुछ हीट सप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका टेम्परेचर राइज होगा, मतलब डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1, जहाँ पे T1 इनिशियल टेम्परेचर है, T2 फाइनल टेम्परेचर है। अब होगा क्या कि ये जो हीट हमने सप्लाई की है Q, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सेम अमाउंट ऑफ हीट हर सब्सटेंस में सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज ले आए। अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो इस Q, M और डेल्टा T को रिलेट करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन्हीं कैलकुलेशंस पर नज़र डालते हैं। इस सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि जैसे ये Q अमाउंट ऑफ हीट इस मास पे सप्लाई हो रहा है, तो जो डेल्टा टी है या चेंज इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट रहेगा। भाई जितना ज़्यादा हीट इसको देंगे उतना ज़्यादा ही तो टेम्परेचर चेंज आएगा। तो पहला रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं कि दिस Q विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। ये पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, मास के साथ इसका क्या रिलेशन होगा? तो आप देखिए, मान लीजिए हमको सेम टेम्परेचर चेंज लाना है, लेटर से हमको लाना है 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज करना है, तो मास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर को अगर 10 डिग्री से उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो 2 किलो के लिए उसका डबल हीट आपको रिक्वायर होगा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल टू मास भी होगा। बस इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें Q विल बी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं M S डेल्टा टी। यहाँ पर हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया S, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट और ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस होता है जिस सब्सटेंस की बात हो रही है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। इसके अलावा इसकी यूनिट अगर देखें, इसकी यूनिट अगर आप निकालेंगे तो देखिए इसमें आएगा जूल। हीट को नापेंगे जूल में, जूल पर केजी पर केल्विन। SI यूनिट इसका आ जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन। तो आप देख सकते हैं जैसे किसी मटेरियल का अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा, जैसे वाटर का स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें सेम मास और सेम टेम्परेचर राइज के लिए भी ज़्यादा हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा। इसी वजह से वाटर को एज ए कूलेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जब अपना टेम्परेचर राइज करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सक कर लेता है सिस्टम से और वो एक बेटर कूलेंट की तरह काम करता है। इसी में अगर आगे बढ़ें तो M और S को कंबाइन करके लिख दिया जाता है C। Q कैन ऑल्सो बी रिटन एज C डेल्टा टी। अब इसमें ये C क्या है? C है हीट कैपेसिटी, इसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। बस इसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका है ये। और इसकी यूनिट अगर हम लोग निकालें तो ये आएगा Q अपॉन डेल्टा टी। ये आएगा Q अपॉन डेल्टा टी, तो इसकी यूनिट आ जाएगी जूल पर केल्विन।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो C है, C इज़ नथिंग बट m इंटू एस। सो जो हीट कैपेसिटी है वो मास पे डिपेंड कर रहा है और स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये बन जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ही है लेकिन ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और स्पेसिफिक हीट जब की बात है, स्पेसिफिक हीट जबकि क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्लियर होगा कि जो स्पेसिफिक हीट है, चाहे आप 1 kg वाटर लें, 10 kg वाटर लें, उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम रहेगा, लेकिन जितना जितना आप मास बढ़ाते जाएंगे, लेट अस से 1 kg वाटर का जो हीट कैपेसिटी होगा और 10 kg वाटर का जो हीट कैपेसिटी होगा, सो 10 kg वाटर का जो हीट कैपेसिटी है वो 10 टाइम्स हो जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको इलस्ट्रेट करने के लिए। मान लीजिए जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, एस ऑफ वाटर इज़ 4.2 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये है। तो अगर हमको पूछा जाए व्हाट विल बी हीट कैपेसिटी फॉर 10 kg ऑफ वाटर, मान लीजिए 10 kg ऑफ वाटर लेंगे तो उसका हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी सिंपली m टाइम्स s। सो मास हमने ले लिया 10 kg, तो ये हो जाएगा 10 kg इंटू एस है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम को किलोग्राम से अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये 1000 टाइम्स जाएगा, और ये हो जाएगा 10 इंटू 4.2 ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 42। सो दिस विल बिकम 42,000 जूल पर डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल सकते हैं 42 किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दिस विल बी हीट कैपेसिटी ऑफ दिस 10 kg ऑफ वाटर। इसी में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आइस एंड स्टीम, और साथ ही साथ जो वैल्यूज़ होती हैं कैलोरी और जूल का क्या कन्वर्शन होता है। सो 1 कैलोरी, सबसे पहले मैं 1 कैलोरी को डिफाइन कर देता हूँ। व्हाट इज़ 1 कैलोरी? So calorie is a unit of heat, and 1 calorie is defined as it is amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हमको ध्यान रखना है, ये कभी कभी क्वेश्चन में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या होता है, 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है। सो इट इज़ 14.5 टू 15.5, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, लेकिन हम अपने कैलकुलेशंस में और क्वेश्चन में ये मान के चलते हैं कि 1 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक वाटर को अगर हीट किया जाए तो पर ग्राम जो है वो इतना ही हीट लेना है, विच इज़ 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी जो है वो SI यूनिट में किसके बराबर होता है? सो 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.2 जूल्स। तो ये हमको ध्यान रखना है, 1 कैलोरी इज़ इक्वल टू 4.2 जूल्स इन SI यूनिट। और अब मैं बात कर लेता हूँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आइस एंड स्टीम। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो तो हमने लिख दिया 1 कैलोरी। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर देखेंगे SW इसे लिखा जाए, सो ये होगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये होगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस जो होता है वो होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम जो होता है वेपर, दैट इज़ अगेन 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप चाहें तो इसका जो SI यूनिट का भी निकाल सकते हैं। दिस विल बिकम 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और ये अगेन बन जाएगा 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस।
सो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 1 ग्राम वाटर है तो उसका टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है बाई 1 डिग्री सेल्सियस तो उसमें आपको 4.2 जूल्स ऑफ हीट लगेगा या 1 कैलोरी ऑफ हीट लगेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके पास 1 ग्राम आइस है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है तो 1 ग्राम आइस, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है तो 1 ग्राम आइस डेफिनेटली नेगेटिव टेम्परेचर पे रहेगा। लेट अस से वो -10 पे है और -9 पे उसे ले जाना है तो आपको सिंपली वहाँ पे हाफ कैलोरी या 2.1 जूल्स ही लगेगा 1 ग्राम आइस के लिए। और सेम स्टीम में भी क्या होगा, स्टीम अगेन क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पे रहेगा और अगेन वहाँ पर भी अगर उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, लेटेस्ट से 110 से 111 करना है तो 1 ग्राम स्टीम पर आपको आधा कैलोरी या 2.1 जूल ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं अब डिस्कस करता हूँ लॉ ऑफ मिक्सचर। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ मिक्सचर्स। लॉ ऑफ मिक्सचर्स। सो लॉ ऑफ मिक्सचर्स क्या बोलता है, मान लीजिए हमारे पास 3 सब्सटेंस हैं। M1 उसका मास है, स्पेसिफिक हीट है S1 है और T1 टेम्परेचर पे। इसी तरह से दूसरा सब्सटेंस है, मास है उसका M2, स्पेसिफिक हीट S2 और उसका टेम्परेचर है T2। और इसी तरह से तीसरा सब्सटेंस है, मास है M3, स्पेसिफिक हीट है S3, टेम्परेचर है T3 और ऐसे n नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हो सकते हैं। मान लीजिए इन सभी को हम लोग मिलाकर एक मिक्सचर बना देते हैं। तो ये जो मिक्सचर होगा ऑफ कोर्स इसका जो मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा, ये टोटल मास हो जाएगा। अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, टी मिक्सचर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं। टी मिक्सचर जो होता है दिस इज गिवन एज M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 प्लस M3S3 T3 और जितने भी सब्सटेंसेस होंगे आप बस जोड़ते जाइए एंड दैट डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2 प्लस M3S3। इसमें एक ही बात का आपको ध्यान रखना है कि ये लॉ ऑफ मिक्सचर तभी वैलिड है जब फेज चेंज इन्वॉल्व ना हो, मतलब नो फेज चेंज इज इन्वॉल्व। नो फेज चेंज इज इन्वॉल्व मतलब कोई भी फेज चेंज इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हो। मतलब अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही है, गैस है तो गैस ही है, ठीक है, तभी ये होगा। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, फेज चेंज इन्वॉल्व होने से उसका एक एडिशनल हीट रिक्वायरमेंट आ जाएगा जो कि इसमें अकाउंट नहीं हो पाएगा। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा इलस्ट्रेशन मैं यहाँ पर लेता हूँ। सो मान लीजिए हमारे पास 2 चीज़ों का मिक्सचर दिया हुआ है। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर है हमारे पास, लेट अस से वाटर हम लोग ले रहे हैं 100 ग्राम्स और इसका स्पेसिफिक हीट हमें मालूम है ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और ये है लेट अस से 25 डिग्री सेल्सियस पर है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अल्कोहल 200 ग्राम और इसका स्पेसिफिक ले लेते हैं लेट अस से हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और ये है लेट अस से 50 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमसे पूछा जाए कि इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए सो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं M1S1 T1 वाला। सो M1 हो जाएगा 100, S1 हो जाएगा 1, T1 है 25 प्लस M2 है 200 इंटू S2 है हाफ इंटू T2 है 50 एंड दैट डिवाइडेड बाई M1S1। सो M1 was 100, S1 was 1 plus M2 was 200 and S2 was 1/2। सो इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 100, ये भी 2 इसके साथ जाएगा ये हो जाएगा 100 और 100 आप सभी जगह से कैंसिल कर सकते हैं फाइनली इस तरह से। सो दिस विल बिकम 25 plus 50 that is 75 and that divided by 1 plus 1 that is 2। सो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। सो दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। सो ये जो फॉर्मूला है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का जो हम लोग निकालते हैं लॉ ऑफ मिक्सचर से, ये तो हम लोग लगा सकते हैं अगर कोई फेस चेंज इन्वॉल्व नहीं है हमारे मिक्सिंग में। लेकिन जैसे ही फेस चेंज इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे फेस ट्रांजिशन, जैसे लिक्विड से गैस या सॉलिड से लिक्विड, तो इस तरह के फेस ट्रांजिशन में एक दूसरा हीट इन्वॉल्व हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट।
सो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट जो होता है, लेटेंट हीट ये वो हीट होता है जो फेज़ ट्रांजिशन में इन्वॉल्व हो, मतलब हीट इन्वॉल्व इन फेज़ ट्रांजिशन। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हीट इन्वॉल्व इन फेज़ ट्रांजिशन। मतलब जैसे मान लीजिए सॉलिड है, आइस है, आइस अगर वाटर बन रहा है या वाटर अगर वेपर बन रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से वेपर, इस तरह का अगर फेज़ ट्रांजिशन हो रहा है तो होता क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स जो बंधे हुए थे आपस में, वो क्या करते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जो भी हीट आप देते हैं वो टेम्परेचर राइज करने के बजाय फेज़ ट्रांजिशन में यूज होता है। तो इस तरह के हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो जैसा आप देख सकते हैं, दो तरह का फेज़ ट्रांजिशन मेनली हमारे सामने आएगा। पहला होगा फ्यूजन और दूसरा होगा वेपोराइजेशन। सो पहला हो जाएगा फ्यूजन और दूसरा हो जाएगा वेपोराइजेशन। तो पहले वाले में बोलेंगे दिस विल बी कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो लेटेंट हीट को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो मैथमेटिकली जो भी लेटेंट हीट होगा Q, मान लीजिए आप Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो ये हीट जैसे मान लीजिए आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने में जो भी सब्सटेंस होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी लेटेंट हीट। मतलब अगर वाटर है तो उसका लेटेंट हीट अलग होगा, अल्कोहल है या कोई दूसरा मटेरियल है तो उसका लेटेंट हीट अलग होगा। लेकिन जो भी उसका लेटेंट हीट होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। मतलब Q जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू मास होगा, और जो प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हम लोग लगा देंगे वो हो जाएगा लेटेंट हीट। तो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा Q विल बी इक्वल टू M इंटू L, जिसमें M हो जाएगा मास और L हो जाएगा लेटेंट हीट। सो फाइनली जो L हो जाएगा दैट विल बी Q ओवर M, और इसकी अगर यूनिट आप निकालेंगे तो ऐसा यूनिट इसकी निकल के आ जाएगी जूल पर किलोग्राम। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जब भी फेज़ ट्रांजिशन होता है, चाहे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है उस समय कांस्टेंट हो जाता है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता। सारा हीट जो आप सप्लाई करते हैं सारा फेज़ ट्रांजिशन में यूज़ हो जाता है। सो यहाँ पर जो फ्यूजन का जो लेटेंट हीट है उसे हम लोग लिख देंगे LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा LV लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर हम वाटर के केस में देखें, सो वाटर के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कितना होता है, सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर, अगर वाटर की बात की जाए, सो वाटर के लिए ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर के लिए जो होता है ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इससे हम लोग चाहें तो ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, 80 को 4.2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, ये होता है 336 जूल पर ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होता है 2268 जूल पर ग्राम। सो अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, इसको समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जस्ट टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट। तो एग्जांपल कुछ इस तरह का है कि आपको दिया हुआ है 100 ग्राम्स ऑफ आइस, 100 ग्राम्स ऑफ आइस, एंड दिस इज एट -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो फाइनली इसको कन्वर्ट करना है, स्टीम, एंड दैट ऑल्सो एट 120 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें पूछा जा रहा है कि कितना हीट इन्वॉल्व होगा, टोटल हीट कितना इन्वॉल्व होगा। तो आप देखेंगे 100 ग्राम आइस अगर 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे जाना है, -20 डिग्री से +120 डिग्री तक, तो टोटल 5 स्टेप में हीट इन्वॉल्व होगा। 2 तो फेज ट्रांजिशन के हो जाएंगे, देखिए सॉलिड से लिक्विड बनेगा और लिक्विड से गैस, तो 2 हो जाएंगे लेटेंट हीट, और 3 आएगा टेम्परेचर राइज। तो 3 आएगा टेम्परेचर राइज, कौन सा, आइस जो है -20 से 0 जाएगा, फिर वाटर जो है 0 से 100 जाएगा, और स्टीम जो है 100 से 120 जाएगा। तो टोटल 5 स्टेप में हम इसको बना सकते हैं। तो पहला स्टेप जो होगा, ये 100 ग्राम आइस जो है -20 पे
ये बनेगा सबसे पहले आइस एट 0 डिग्री बनेगा, ये पहला स्टेप होगा। तो यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व हो गया लेट अस से इट इज़ Q1। फिर जो दूसरा स्टेप होगा, ये आइस एट 0 है, ये मेल्ट होगा और पहले इसको हम लोग बनाएंगे वाटर एट 0। फिर वाटर जो मेल्ट हो चुका है, अब ये वाटर 0 से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और वाटर अगेन फिर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। सो दिस वाज Q1, Q2, Q3, यहाँ पे Q4। और स्टीम जो रहेगा ये यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे बनेगा। एंड फाइनली जो स्टीम है 100 डिग्री का वो 120 में जाएगा और यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगा लेट अस से दैट इज़ Q5। सो सारे हीट्स हम लोग केयरफुली कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। तो जो पहला है Q1 अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएँ, सो Q1 विल बी MS डेल्टा टी, क्योंकि इसमें फेस ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा स्पेसिफिक हीट वाला। सो मास हमको दिया हुआ है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस यहाँ पर लगाएंगे विच इज़ हाफ इंटू डेल्टा टी। देखिए -20 से 0 जा रहा है, सो डेल्टा टी इज़ फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस -20, सो दैट विल बिकम 20। ये 2 इसके साथ 10 टाइम्स जाएगा, सो दिस विल बिकम 1000 कैलोरी। ये पहला हो गया। उसके बाद जो Q2 होगा, सो Q2 जो होगा, आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर बनेगा। सो Q2 जो हम लोग लिख पाएंगे दैट विल बी M इंटू L, मास इंटू लेटेंट हीट, एंड L फ्यूजन का लगेगा। सो ये हो जाएगा मास इज 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80। सो दिस विल बिकम 8000 कैलोरी। ये दूसरा स्टेप का लग गया आइस से वाटर बनने का। फिर तीसरा होगा Q3, वाटर 0 से वाटर 100 पे जाएगा, तो इसमें फॉर्मूला फिर से लग जाएगा MS डेल्टा टी। सो मास है अगेन 100, S इस केस में है 1 क्योंकि वाटर है यहाँ पे, एंड दैट इनटू डेल्टा टी 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर राइज आ रहा है। सो दिस विल बिकम 10,000 कैलोरी। देन Q4 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो Q4 क्या होगा, वाटर से स्टीम बनेगा। सो मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सो मास है 100 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ 540। सो ये हो जाएगा 54,000 कैलोरी। और लास्ट जो हो जाएगा Q5, अगेन इसमें क्या लग जाएगा MS डेल्टा टी। स्टीम का जो टेम्परेचर है 100 से 120 जा रहा है, सो 100 MS हो गया, हाफ डेल्टा टी हो गया 20, ये 10 टाइम्स जाएगा। सो दिस विल बिकम 1000। सो टोटल हम लोग जो लिखेंगे, टोटल Q जो हो जाएगा दैट विल बी समेशन ऑफ ऑल द QI जो 1 2 3 4 5 हमने लिख रखा है। सो इसे अगर जोड़ें तो सारा 1000 में है, तो ये हो जाएगा 55,000, 55 प्लस 10 इट इज़ 65, 65 प्लस 8 हो जाएगा 73,000 एंड प्लस 1000 अगेन, सो ये हो जाएगा 74,000 कैलोरी, या इसको बोल सकते हैं 74 किलो कैलोरी। इतना अमाउंट ऑफ हीट हमको लगेगा 100 ग्राम आइस जो कि -20 पे है उसे स्टीम बनाने में एट 120 डिग्री सेल्सियस। लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट पर एक ग्राफिकल डिस्कशन भी आता है। सो ग्राफिकल डिस्कशन जो है उससे भी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ग्राफिकल डिस्कशन इस तरह का है कि अगर हमारे पास ये जो सब्सटेंस है उसके ऊपर अगर हम लोग हीट सप्लाई करें तो उसका जो टेम्परेचर राइज है उसका टाइम के साथ हम लोग ग्राफ किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 एक्सिस बना लेता हूँ, 2 एक्सिस बना लेता हूँ इस तरह से। ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सिस में यहाँ पे हॉरिजॉन्टल इसमें हम लोग प्लॉट करेंगे टाइम, और यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ टेम्परेचर। तो हम अज्यूम कर रहे हैं जो हीट सप्लाई का रेट है dQ/dt है ना, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट रेट से हम लोग अगर हीट सप्लाई करें विच इज़ इक्वल टू P, लेट अस से पावर, ठीक है। सो किसी एक इंटरवल में एक डेल्टा टी टाइम में जो हीट सप्लाइड हो जाएगा डेल्टा Q, उसे लिखा जा सकता है P डेल्टा T। तो मान लीजिए हमारे पास सब्सटेंस है, मान लीजिए वो सॉलिड है, और धीरे धीरे उस पर जब हम लोग टाइम के साथ उसमें हीट सप्लाई करते जाएंगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर राइज होगा और उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरह से टेम्परेचर राइज होगा उसका। एक बार अगर वो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया
जैसे ही वो मेल्ट होने लगा तो उसका टेम्परेचर राइज होना बंद हो जाएगा, वहाँ पे वो मेल्टिंग पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा और ग्राफ जो है वो इस तरह का फ्लैट हो जाएगा इस तरह से। अगेन जब सारा मेल्ट हो जाएगा सारा मटेरियल तो फिर से उसका टेम्परेचर राइज होना चालू होगा और ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फाइनली जब वो लिक्विड वेपोराइज होना चालू होगा तो अगेन उसका टेम्परेचर जो है वो फिर से बढ़ना बंद हो जाएगा और अगेन आपको इस तरह का फ्लैट लाइन मिलेगी। एंड फाइनली जब सारा वेपोराइज हो जाएगा तो अगेन उसका जो वेपर है उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू होगा और अगेन आपको इस तरह का लाइन मिलेगा। तो इसको एनालाइज करने के लिए कुछ कुछ क्वांटिटीज़ हम इस ग्राफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। उन क्वांटिटीज़ को सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और उन क्वांटिटीज़ का क्या मीनिंग है वो हम लोग देखते हैं। सो वो क्वांटिटीज़ क्या होंगी, जैसे ये एंगल है लेट अस से θ1, ये एंगल है θ2, ये एंगल है θ3, तो इन एंगल्स का क्या मीनिंग है। और दूसरा ये जो लेंथ्स हमको मिल रही है यहाँ पे, दिस लेंथ लेट अस से L1 या ये वाली जो लेंथ मिली हमें L2, तो इनका क्या फिज़िकल मीनिंग है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। सो अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्लोप की, यहाँ पे जो स्लोप है जिसे हम लोग लिखते हैं tan θ1 या θ2 θ3, किसी के लिए भी वैलिड है डिस्कशन, और उसे हम लोग बोलेंगे स्लोप। तो स्लोप अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकल में क्या है डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर और नीचे क्या है चेंज इन टाइम। सो चेंज इन टाइम, तो इसको मैं लिख दूंगा स्लोप सिंपली क्या है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी। लेकिन ये जो डेल्टा स्मॉल टी है उसे लिखा जा सकता है डेल्टा क्यू बाई पी। तो डेल्टा टी जो ये लेंथ आपको मिल रही है इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या डेल्टा क्यू बाई पी। कहने का मतलब जो डेल्टा टी है टाइम जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हीट सप्लाइड रहेगा, क्योंकि पी क्या है कांस्टेंट। तो अगर मैं सिंपली प्रोपोर्शनलिटी में अगर बात करूं तो स्लोप जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा डेल्टा टी अपॉन ये जो टाइम है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, ये लिख सकते हैं। सो अल्टीमेटली दिस विल बिकम डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी क्यू को लिखा जा सकता है एम एस डेल्टा टी। अगेन इस डेल्टा टी को अगर आप कैंसिल कर दें और मास अगर कांस्टेंट है तो हम फाइनली पाएंगे कि स्लोप विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है इस ग्राफ से, मतलब जितना ज़्यादा स्टीपर रहेगा ये ग्राफ उतना स्पेसिफिक हीट उसका कम होगा। तो ये पर्टिकुलर ग्राफ मैंने वाटर के लिए बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आइस और स्टीम का जो स्लोप है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इनका स्पेसिफिक हीट आपको कम मिलेगा। और बीच वाला जो पोर्शन है ये वाटर वाला पोर्शन है जहाँ पे स्लोप क्या है कम है, स्पेसिफिक हीट यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरा जो पोर्शन है ये वाला लेंथ L1 और L2, इन लेंथ की अगर बात की जाए सो दीज लेंथ्स आर नथिंग बट दिस डेल्टा टी, और डेल्टा टी का मतलब क्या है वो डेल्टा क्यू ही है। सो जो डेल्टा क्यू है वो इस लेंथ के बराबर रहेगा, और ये लेंथ किसके बराबर रहेगा, ये लेंथ रहेगा मास इनटू लेटेंट हीट, चाहे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो। सो जो ये लेंथ बताएगा, देखिए मास तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये लेंथ जो है प्रोपोर्शनल टू डेल्टा क्यू है। सो लेंथ इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट। तो ये भी दूसरा रिलेशन आपको याद रखना है कि इस ग्राफ में ये जो भी लेंथ होंगे, जैसे ये पर्टिकुलर लेंथ होगा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का और ये होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। सो हमको डिस्कस करना है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। सो वाटर इक्विवेलेंट किसी भी सब्सटेंस का बनाया जा सकता है। तो होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक कैलोरीमीटर है जिसमें हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो उसका खुद का एक मास होता है और उसकी खुद की एक स्पेसिफिक हीट होती है। तो हम जो हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम में, तो पहले तो वो क्या करता है, ये कैलोरीमीटर खुद ही उसमें से कुछ हीट ले लेता है और वो भी हमको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो जनरली हम लोग एक्सपेरिमेंट में वाटर यूज़ करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये जो मास है या स्पेसिफिक हीट है कैलोरीमीटर का वो यूज़ ना करके उसका इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लें, और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कि ये भी जो भी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ, मान लीजिए क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई हुआ इस कैलोरीमीटर को,
तो इक्वेशन क्या बनेगी, मान लीजिए इसका टेम्परेचर राइज आया डेल्टा टी, सो दिस विल बी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। और अगर इसका इक्विवेलेंट हम लोग वाटर ले लें इस कैलोरीमीटर की जगह, उसमें भी यही हीट सप्लाई करें तो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख देंगे, लेट अस से मास ऑफ वाटर हमने लिया और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ले लिया SW एंड दैट इनटू डेल्टा टी। तो इसमें से ये डेल्टा टी कैंसिल कर देंगे, तो ये जो मास ऑफ वाटर आ जाएगा जिसे हम लोग लिखेंगे मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये जो मास निकल के आएगा, दिस इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। ये हो जाएगा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास कॉपर कैलोरीमीटर है, हमारे पास है कॉपर कैलोरीमीटर जिसका स्पेसिफिक हीट होता है 0.42 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब हमसे पूछा जाए, मान लीजिए ये कॉपर कैलोरीमीटर जो है वो 10 किलोग्राम का है, तो इसका वाटर इक्विवेलेंट कितना होगा ये हमको बताइए। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे और जो मास ऑफ वाटर या इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर आएगा इस कैलोरीमीटर के लिए, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ कैलोरीमीटर विच इज़ 10 इंटू specific heat of calorimeter which is 0.42 and that divided by specific heat of water which is 4.2। तो आप देखेंगे दिस विल कम आउट टू बी 1 किलोग्राम। तो आप समझ सकते हैं कि जो 10 किलोग्राम का जो कॉपर कैलोरीमीटर है वो 1 किलोग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको 1 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर चेंज कराना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज कराने के लिए 1 किलोग्राम वाटर को कितना हीट लगेगा, 4.2 किलो कैलोरी, और इसको भी 4.2 किलो कैलोरी भी लगेगा। तो ये इसका मीनिंग है किसका, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर का। सो अब वीडियो के लास्ट में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2 एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ जिसमें वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ है और इसमें हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन IIT में पूछा गया है पहले। सो इसमें हमको दिया हुआ है एक कैलोरीमीटर और कैलोरीमीटर में जो वाटर है उसका मास है 1.1 kg। सो 1.1 kg ऑफ वाटर इज़ देयर एंड इसका जो वाटर इक्विवेलेंट है इसको मैं लिख देता हूँ MW, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर ये दिया हुआ है 0.02 kg, ये हमको दिया हुआ है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें स्टीम पास कराया जा रहा है। तो इसमें स्टीम पास कराया गया और स्टीम का जो टेम्परेचर था वो था 100 डिग्री सेल्सियस। तो स्टीम जब इससे पास होकर के बाहर निकला होगा तो कुछ स्टीम क्या हुआ होगा, इसमें कंडेंस हुआ होगा, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम है इस सिस्टम का जो टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर दिया था 15 डिग्री सेल्सियस, वो राइज होके फाइनली हो गया 80 डिग्री सेल्सियस। सो हमें फाइंड करना है मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। मान लीजिए मास ऑफ स्टीम हम लोग लिख देते हैं M, विच इज़ मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। ये कितना हुआ होगा ये हमको बताना है। सो इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि हीट लॉस कौन कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है स्टीम, विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड, और हीट गेन कौन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है वाटर और कैलोरीमीटर। सो स्टीम जो है वो 2 स्टेप में हीट लॉस करेगा। पहला, वो स्टीम से वाटर बनेगा तो लेटेंट हीट वाला जो हीट इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा, एंड सेकेंड जब वो वाटर बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पर तो 100 से वो कहाँ आ जाएगा फाइनली 80, क्योंकि जब फाइनल इक्विलिब्रियम पहुँचेगा तो सारी चीज़ें 80 डिग्री सेल्सियस पे रहेंगी। सो दोनों स्टेप में ये जो M है तो पहला हो जाएगा M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतना हीट वो लूज़ करेगा, प्लस M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ, ये जो वेपर वाला जो स्पेसिफिक हीट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 माइनस 80। तो अभी मैं सिंपली डेल्टा टी लिख देता हूँ। सो दिस विल बिकम हीट लॉस बाई स्टीम। और हीट गेन कितना होने वाला है, सो हीट गेन होने वाला है, ये जो दोनों मासेस को हम लोग जोड़ देते हैं उसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल M, क्योंकि ये जो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है उसे भी हम लोग इसमें जोड़ के यूज़ कर सकते हैं वाटर वाले मास में। तो कैपिटल M हो जाएगा 1.1 प्लस 0.02,
सो दिस विल बिकम 1.12 किलोग्राम्स। सो ये हो जाएगा 1.12, अभी मैं सिंबल में यूज़ करता हूँ। सो कैपिटल M इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो आएगा दैट इंटू डेल्टा टी डैश, ये दूसरा वाला टेम्परेचर चेंज है। सो इसमें से M हम लोग कॉमन ले लेते हैं जो स्टीम कंडेंस हुआ है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये होता है 540 कैलोरीज में अगर लिखें, प्लस ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 इंटू डेल्टा टी। हम लोग देखें तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, स्टीम जो है वाटर बनेगा तो 100 पर रहेगा और 100 से कहाँ गया फाइनली, वो 80 पे गया, तो डेल्टा टी हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। सो दैट विल बी इक्वल टू, फाइनली यहाँ पे जो मास है वाटर इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1.12 इंटू स्पेसिफिक हीट इज़ 1 इंटू डेल्टा टी डैश। तो ये जो सिस्टम है वो 15 से कहाँ जा रहा है, 80 तक जा रहा है, तो इसका डेल्टा टी हो गया 65 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँ से जो m आएगा, दिस मास विल बी इक्वल टू दिस 1.12 इंटू 1 इंटू 65 एंड दैट डिवाइडेड बाई 540 प्लस 20, ये हो जाएगा 560। और इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.13 किलोग्राम्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है एक लेड बुलेट और वो किसी वेलोसिटी से चल रहा है, वही वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। तो वो बुलेट के साथ होता क्या है, वो बुलेट एक ऑब्स्टेकल से टकराता है और उसके बाद वो मेल्ट हो जाता है। सो इनिशियली उसका टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, और ये भी दिया हुआ है कि जब वो टकराता है तो 25% ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी है वो ऑब्स्टेकल में चली जाती है। मतलब मान लीजिए वुडन या किसी ऑब्स्टेकल से टकराया होगा तो उसमें चली गई कितनी, 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इस बुलेट का वो है 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब टकराने के बाद पहले इसका टेम्परेचर गया होगा 327 डिग्री सेल्सियस तक और उसके बाद ये मेल्ट हुआ होगा। स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये सब दिया हुआ है। सो हमको फाइंड करना है फाइनली वेलोसिटी ऑफ दिस बुलेट। सो इक्वेशन हम लोग क्या बना सकते हैं कि देखिए जो भी हीट इन्वॉल्व होगा वो हीट दो चीज़ में जाएगा, दो चीज़ें। पहला कौन सा, आपका मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, दैट इज टेम्परेचर राइज में, और दूसरा जो हीट जाएगा वो जाएगा इसके फ्यूजन में, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में। सो ये हीट आएगा कहाँ से, ये हीट आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी से। सो इसकी जो भी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv², उसकी 25% तो ऑब्स्टेकल में चला गया, मतलब उसका 75% बोलने का मतलब 3/4 ऑफ जो इसका काइनेटिक एनर्जी था। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखते हैं हाफ mv², दैट शुड बी इक्वल टू दिस क्वान्टिटीज़। सो इसमें ये आ जाएगा m इंटू स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट हमको दिया हुआ है 0.03 कैलोरी, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, तो 0.03 इंटू ये हो जाएगा 4.2 प्लस अगेन ये मास इंटू लेटेंट हीट हमको दिया हुआ है 6, उसको अगेन हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, SI यूनिट में, तो ये आ जाएगा अगेन 4.2 और m यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली इक्वेशन बन जाएगा 3/8 v² विल बी ऑल दिस क्वांटिटी। इसको सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करने के बाद फाइनल जो इसका आंसर आ जाता है v, वो आ जाता है 12.96 मीटर पर सेकेंड।